आ रही है, जहां पर महादेव ऐप मामले में ईडी ने कोर्ट में चालान पेश किया। दरअसल 8,887 पन्नों का चालान पेश किया गया। बता दें कि इस चालान में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का नाम चार्जशीट में शामिल है और कुल 14 आरोपियों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। दरअसल चार्जशीट में जो 14 नाम शामिल है उसमें 2 प्रमुख जो आरोपी हैं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का नाम शामिल है और जांच में 6,000 करोड़ का घोटाला किए जाने का आरोप है और यहां पर 41 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को भी सीज किया गया। अगली सुनवाई जो है इस मामले में 25 नवंबर को होगी। सौरभ चंद्राकर के चार्जशीट में नाम शामिल किए जाने की भी बात सामने आई है। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, ये 2 वो नाम हैं जो कि सर्वप्रमुख रूप से इसमें शामिल किए गए हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, महादेव ऐप मामले में ईडी ने कोर्ट में चालान पेश किया। 8,887 पन्नों का ये चालान पेश किया गया है। इस चालान में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत कुल 14 लोगों के नाम आरोपी के तौर पर पेश किए गए हैं। चार्जशीट में शामिल 14 लोग 6,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। और बढ़ते हैं आगे, चुनावी खबरों पर नजर डालेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपने हैंडल पर एक बयान साझा किया। उनका कहना कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो मेरे सवालों का जवाब दे। दरअसल बीते कुछ दिनों से महादेव सट्टा ऐप को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद भूपेश बघेल ने न्यूज एजेंसी को दिए गए अपने एक बयान में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव ऐप वालों ने से बीजेपी ने फंड लिया हो। और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर। चूंकि केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे भूपेश बघेल सरकार को लेकर भी यहां सवाल खड़े किए गए थे। और अब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई चल रही है, अब चूंकि वो ईडी की तरफ से कार्रवाई तो चली रही है, लेकिन इस पे राजनीतिक जो सरगर्मी है वो भी तेज हो चली है। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर लिखा है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कि कहीं महादेव ऐप वालों से भारतीय जनता पार्टी ने फंड तो नहीं लिया हुआ। हमने खुद ही कहा, लुकआउट सर्कुलर हमने जारी करने के लिए आदेश दिया कि जो महादेव है, जो संचालक है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो विदेश में है। और दूसरी बात यह है कि ऐप बंद करने का काम राज्य सरकार नहीं कर, ये केंद्र सरकार का। मेरा आरोप ये है कि ऐप बंद नहीं कर रहे हैं, क्या आपने चुनावी फंड तो नहीं ले लिया? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये महादेव चल क्यों रहा है हिंदुस्तान में? उसकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? जबकि आप ही के लोगों की हाँ वो बैठते हुए बढ़िया केक काट रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? हमने तो कार्रवाई की, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर? आपके क्या संबंध है? क्यों? सबसे बड़ा सवाल थी। तो भूपेश बघेल को आपने सुना कि उनका कहना है कि इस पर क्यों आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई के बारे में वो सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना कि अब तक कार्रवाई इस पर क्यों नहीं की जा रही है, ये सवाल है। और ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता, भूपेश बघेल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। महादेव ऐप को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा आरोप लगाया है अभी और उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा है कि महादेव ऐप के को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये बताए कि क्या चुनावी फंड लिया गया है और इस मामले में हमने तो तमाम कार्रवाई की है, लेकिन केंद्र सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो लुक आउट नोटिस भी क्यों नहीं जारी कर रही है। इंटरपोल के जरिए संपर्क करना और महादेव ऐप के संचालक को जो सौरभ चंद्राकर है उसको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाना, देश में लाना जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन वो सब जो है वो नहीं किया जा रहा है। उल्टे राज्य सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और ये बड़ा आरोप अगर हम कहेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी बात कही है कि क्या बीजेपी फंड लेती है, तो जाहिर तौर पर इस बयान के बाद में सियासत तो गरमाएगी। जी बिल्कुल ममता, और चूंकि इस वक्त की जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे भी जाहिर है चुनाव में भी एक तरह से इसका अब मुद्दा बनाया जाने लगा। बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और बढ़ते आगे रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मोहला मानपुर के बीजेपी नेता बिरजू की हत्या के मामले में बीजेपी नेताओं ने इसे टारगेट किलिंग बताया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया मृतक के घर जाएंगे और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी वहां पर उनके साथ मौजूद होंगे। ग्राम सरखेड़ा पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया जो कि बीजेपी नेता बताया जा रहा है। उनका ये कहना है कि बीजेपी नेता की टारगेट किलिंग की गई है। आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये टारगेट किलिंग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डराने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। मोहला मानपुर के बीजेपी नेता बिरजू ताराम की हत्या का ये मामला, जहां बीजेपी के नेता बिरजू ताराम की हत्या के बाद अब परिवार से मिलने के लिए मनसुख मंडाविया और रमन सिंह जाने वाले हैं। और इस पूरे मामले पर रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता बिरजू ताराम पर किए गए हमले और उनकी हत्या के मामले में उन्होंने लिखा, आदिवासी बीजेपी नेता बिरजू ताराम की हत्या एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं, कुशासन के विरुद्ध हम डरने या रुकने वाले नहीं। इस अत्याचारी सरकार से लहू के एक एक कतरे का पूरा हिसाब किया जाएगा। आपको बता दें कि ये रमन सिंह की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आई है और अब रमन सिंह मिलने के लिए भी जाएंगे। शोक संतप्त परिवार के प्रति उन्होंने सोशल मीडिया पर संवेदनाएं प्रकट की हैं और अब मनसुख मंडाविया के साथ बिरजू के घर जाएंगे, मुलाकात करने, उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए जाएंगे। रमन सिंह और मनसुख मंडाविया बीजेपी नेता की हत्या पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के पास बिरजू तारम, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन दोषी है। और बढ़ते आगे, वह इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहला मानपुर चौकी में बिरजू ताराम की जो हत्या हुई, ये एक टारगेट किलिंग है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास हुआ है। अरुण साहब ने यह बयान दिया। एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत हुई है। मोहला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है, यह भी टारगेट किलिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का डराने का प्रयास लगातार हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में शांति हो, कानून व्यवस्था का राज हो। और रायपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर सरकार को घेरते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। राजनीति में प्रतिद्वंदिता की जगह अब हत्या तंत्र ने ले लिया है। हत्या तंत्र अब इसकी जगह ले रहा है। इतना होने के बाद सीएम ने इस पर एक बयान नहीं दिया। हम लोग सब आहत हैं। छत्तीसगढ़ की जनता आहत है क्योंकि उन्होंने अपना भाई खोया है। निष्ठावान कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या कर दी गई है, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी, आखिरी सांस तक लड़ेगी और ये सुनिश्चित करेगी
कि हमारे भाई के परिवार को न्याय भी मिले, त्वरित भी मिले। और मोहला मानपुर में हुई बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। रायपुर में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छत्तीसगढ़ में अब टारगेट किलिंग का काम शुरू हो गया, आरोप लगाया। बस्तर के क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के बीच अपना जन आधार खो चुकी कांग्रेस पार्टी कहीं धर्मांतरण के लिए तो कहीं अपने राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने के लिए लगातार हत्याएं टारगेट किलिंग के रूप में करा रही है। और इधर बीजेपी नेता की हत्या को लेकर कांग्रेस का कहना है कि मोहला मानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का होना बेहद निंदनीय है। कांग्रेस इस वारदात की कड़ी निंदा करती है। घटना के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया वो बेहद आपत्तिजनक है और उन्होंने बीजेपी पर लाश पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पे लाश पे रोटी सेकने का काम किया है। बिदनपुर में भी वही कर रहे हैं, लाश पे रोटी सेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियेपन से जुड़ रही है तो लाशों पर राजनीति कर रही है, ये बेहद आपत्तिजनक है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी रण सज चुका है और दूसरे चरण के लिए नामांकन फॉर्म भी अब मिलने लगे हैं। घोषित उम्मीदवार नामांकन फॉर्म लेकर इन्हें अब भरने लगे हैं। 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है और वहीं 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का रण दूसरे चरण के नामांकन की जो फॉर्म्स की बिक्री शुरू हो चुकी है, सभी अपने पर्चे दाखिल कर रहे हैं और इस बीच चुनाव की अलग अलग रंग की तस्वीरें सामने आ रही है। एक जशपुर से तस्वीर सामने है, वो भी दिखाएंगे आपको। विधायक विनय भगत का चुनाव प्रचार के दौरान डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीणों के साथ विधायक विनय भगत डांस करते नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, ये विनय भगत यहां तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ चश्मा लगाकर डांस कर रहे हैं अपने ही अंदाज में। 30 अक्टूबर तक जो कि नॉमिनेशन होना है और इस दौरान अलग अलग जो चुनावी रंग है वो देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ये रण अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है धीरे धीरे, क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो दूसरे चरण के लिए भी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में विनय भगत का ये वीडियो देखिए, चश्मा लगाकर डांस कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधों पर भी उठा लिया है। जशपुर से ये नेताजी का अलग अंदाज देखने को मिला और लोगों के बीच जाकर अब देखिए कार्यकर्ता ने उठा रखा है और नेताजी फुल अपने अंदाज में नजर आ रहे हैं। हाथों को झटक कर उनके डांस का ये स्टेप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। जशपुर से तस्वीरें सामने आई। विनय भगत ये इस बार चुनावी मैदान में हैं और एक बार फिर से और तस्वीरें ये लोगों के बीच पहुंचे नेताजी के डांस की, काला चश्मा लगाकर डांस करते नजर आए और इस दौरान उनके कार्यकर्ता ने उन्हें उठा भी लिया और वे फिर भी डांस करते ही रहे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांकेर के कोयली बेड़ा से आ रही है, जहां पर पुलिस और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई और 2 माओवादियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ वाली जगह से एक इंसास राइफल और दूसरा भी हथियार मिला है। पुलिस के मुताबिक मौके से जो हथियार बरामद हुए हैं वो जवानों से लूटे हुए हथियार हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इलाके में सघन जांच अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके चलते माओवादियों को बैकफुट पर धकेला जा रहा है। आपको बता दें कि यहां कोयली बेड़ा में मुठभेड़ के बाद जो कुछ तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। सर्च लगातार जारी है और इस सर्च में अब तक की जो बड़ी कामयाबी वो ये कि 2 माओवादियों को यहां ढेर कर दिया गया है। जिला कांकेर के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ है। अभी तक की जानकारी में 2 नक्सल डेड बॉडी एवं इंसास राइफल, बर्मा राइफल बरामद हुई है।
और बढ़ते आगे बिलासपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, ठग गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर अस्पताल खोलने का झांसा दिया और दिल्ली से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 महिलाएं भी इस गिरोह में शामिल हैं। दरअसल इस पूरे मामले में कस्टम अधिकारी बनकर झांसा देने वाले आरोपियों का यह मामला। गिरोह पर 20 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। लैपटॉप, मोबाइल फोन, पासबुक बरामद की गई है। इनसे 30 लाख इनके खाते में होल्ड किया गया है और अस्पताल खोलने का झांसा इन्होंने दिया था। बढ़ते आगे, धमतरी के मगरलोड में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब मेले में लगाया गया झूला स्टार्ट होते ही टूटकर भीड़ के करीब जा गिरा। दरअसल जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें मेले में आए लोगों का ये कहना था कि वो नवरात्रि पर लगने वाले मीना बाजार में झूले पर बैठने का इंतजार कर रहे थे। तभी झूले को ऑपरेट करने वाले शख्स ने झूले को फुल स्पीड में चला दिया, जिससे झूले में बने बॉक्स तेजी से हिलने डुलने लगे। और अब नजर डालेंगे इलेक्शन टॉप 10 पर। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर बीजेपी से पूछा, बोले हिम्मत है तो जवाब दो।